ओके, तो हम लोग आगे बढ़े। सारा जो छोटा बड़ा इसके माइनर एंड मेजर स्ट्रक्चर्स हैं वो हम लोग देख चुके, राइट। एसी ऑन कर लीजिए। सारे माइनर एंड मेजर स्ट्रक्चर्स इसमें हम लोग देख चुके। अब एक्चुअली में कैसा दिखता है वो जरा हम लोग देखें। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ इसका देखा जाता है ना, तो देखिए ऐसे ही नजर आता है। इसमें देख रहे हैं ये हिस्सा हल्का नजर आ रहा है, दिस वन। ये देखिए इधर हल्का नजर आ रहा है, और ये डार्क नजर आ रहा है, इसीलिए इसको लाइट एंड डार्क बैंड बोला। और ये आपका इसके साथ मैच करता है, ठीक है। अब एक बात जो बोल रहे थे, एच जोन हॉल, मतलब इसको हम लोग हॉलो कर देते हैं। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि अगर मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा, ये जगह कम होता जाएगा, यानी इधर का और इधर का दोनों तरफ का जो एक्टिन फाइबर है एक दूसरे के नजदीक आते जाएंगे, नजदीक आते जाएंगे। और मैक्सिमम पॉसिबल क्या होगा, दोनों एक दूसरे के एंड टू एंड आ जाएंगे, है ना। उसके बाद और ये खिसक नहीं सकता, यही बताएगा मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन। तो एच जोन का एरिया देखकर हम लोग बताते हैं। आइए, हाँ जस्ट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आइए बैठिए। एच जोन का एरिया देख के हम लोग यहाँ पे बताते हैं कि लेवल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या है, ठीक है। दिस इज हाउ वी डू इट। तो इसी को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, एक्चुअल डायग्राम जैसा होता है उसके साथ इसको मिलाकर दिखा रहा है कि देखिए कैसा होता है, हम इसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं। दिस इज द थिंग। तो हम लोग को आगे बढ़ना है, हम लोग को देखना है एक्चुअली में कॉन्ट्रैक्शन साइकिल कैसे चलता है। इसके लिए जो टर्म यूज होता है वो है पावर स्ट्रोक। एक टर्म यूज होता है पावर स्ट्रोक, और ये बताता है मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है। उसको समझने के लिए मसल सेल को बड़े अच्छे से समझिए।
सार्कोलेमा मतलब समझ पा रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द मसल सेल। ये जो है ना इस तरीके से जो अंदर की तरफ दबा हुआ है, अंदर की ओर इनर्वेट किया है, फिर बाहर की ओर निकला है, इसको कहते हैं टी ट्यूब्यूल। टी ट्यूब्यूल या इसी का पूरा नाम है ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल। ठीक है, इसी का दूसरा नाम है ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल। ये है न्यूरॉन एंड प्लेट। अब ये मत बोलिएगा हम नहीं जानते हैं, न्यूरॉन्स पढ़ा चुके हैं। कनेक्टिव टिश्यू के बाद हम लोग मस्कुलर टिश्यू पढ़े थे, मसल टिश्यू के बाद न्यूरॉन के बारे में पढ़े थे, है ना। तो ये वही न्यूरॉन है। और आपको बताएं न्यूरॉन का ये एंड प्लेट पे यहाँ पे प्री साइनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं। ये है प्री साइनेप्टिक वेसिकल, प्री साइनेप्टिक वेसिकल। और इन प्री साइनेप्टिक वेसिकल्स में जो अंदर भरे हुए हैं वो है न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर जो है वो है ACH, एसिटाइल कोलिन। ACETYL एसिटाइल CHOLIN, एसिटाइल कोलिन। तो ये है न्यूरोट्रांसमीटर्स जो कि भरे हुए हैं प्री साइनेप्टिक वेसिकल में। ठीक है, और ये जगह जहां न्यूरॉन और मसल का मेम्ब्रेन एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहा है, इसको कहते हैं हम लोग न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। इसको कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, अब देखिए न्यूरॉन और मसल सेल एक दूसरे के कांटेक्ट में आए हैं और अभी रेस्टिंग स्टेज में है। ठीक है, अभी किसी तरह का कोई एक्टिविटी नहीं हो रहा। अब हमारा ब्रेन सोचा कि हम हाथ उठाएं। ठीक है, तो मसल के साथ जहां पे न्यूरॉन जुड़ा हुआ है उसके आखिरी पॉइंट तक एक सेंसेशन आएगा, एक इंफॉर्मेशन आएगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जब इस पॉइंट तक आ जाएगा, ये है इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जब इस पॉइंट तक आएगा, इसके वजह से क्या होगा, ये जो प्री साइनेप्टिक वेसिकल्स फ्री घूम रहे थे एंड प्लेट के अंदर, ये आके मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज कर जाएंगे और अपना कंटेंट साइनेप्स में डाल देंगे। साइनेप्स क्या है, ये वो खाली जगह है, ब्लैंक स्पेस है जहां पे एंड प्लेट और मेम्ब्रेन जुड़ते हैं। यानी मसल सेल के साथ न्यूरॉन जहां पे जुड़ रहा है, वहां पर जो जंक्शन पॉइंट बना, उस जंक्शन में खाली जगह को साइनेप्स कहा जाता है। और ये जो रेड कलर स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं, ये हैं रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स फॉर न्यूरो ट्रांसमीटर। यह है रिसेप्टर्स फॉर न्यूरोट्रांसमीटर्स। ठीक है, अब देखिए जब सेंसेशन आया, सेंसेशन आने के वजह से न्यूरोट्रांसमीटर्स बाहर निकले और तब उनको मौका मिला अपने रिसेप्टर, ये रिसेप्टर देख रहे हैं ना, रिसेप्टर के साथ बाइंड करने का। तो ये है न्यूरो ट्रांसमीटर्स बाउंड with their receptors on the sarcolemma।
मसल के मेम्ब्रेन पर जो साइनेप्स बना रहा था वहां पे उसके लिए रिसेप्टर्स हैं, उन रिसेप्टर्स के साथ ये बाइंड कर गया। अब इनके बाइंड करने के वजह से सेंसेशन यहां से चलेगा, इसी को डीपोलराइजेशन कहा गया। डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन मतलब हो गया सेंसेशन। सेंसेशन, ये सेंसेशन आगे चलेगा और चलते 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 इस टी ट्यूब्यूल में आएगा और इसके वजह से इसके बहुत क्लोज में ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो कि कैल्शियम स्टोर करके रखे हुए हैं, कैल्शियम स्टोर करके रखे हुए हैं। ठीक है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक ये इंफॉर्मेशन, ये संकेत जाएगा। इस संकेत को प्राप्त करते ही सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा, कैल्शियम आयंस को बाहर निकाल देगा। बाहर आएगा तो कहां पर आएगा भाई, ये एरिया है सार्कोप्लाज्म, ये एरिया है सार्कोप्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्म ऑफ द मसल सेल। तो नतीजा क्या हो रहा है, कैल्शियम आयंस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर निकल के साइटोप्लाज्म ऑफ द मसल सेल पहुंच जाता, इतनी सी बात। ठीक है, तो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको ड्रॉ कीजिए। देखिए हम यहां कह रहे हैं अरेंजमेंट कैसा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल है और इसके साथ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बना है, न्यूरॉन और मसल्स एक दूसरे के साथ जुड़े। ठीक है, वो जो आप जहां पे फैसिकुल वाला डायग्राम है बुक में कल भी बताए थे, वहां देखे होंगे कि वहां न्यूरॉन्स भी घुस रहे हैं और वहां पे ब्लड वेसल्स भी घुस रहे हैं। तो न्यूरॉन घुस रहे हैं काहे के लिए, इसके साथ जुड़ने के लिए। तो जुड़ने के बाद जो जंक्शन बनाएगा उसको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं, राइट, यहां तक ठीक है। अब न्यूरॉन का आखिरी हिस्सा क्या होता है, एंड प्लेट। एक्सॉन का लास्ट कहां होता है, एंड प्लेट पे, तो ये वही एंड प्लेट है और ऊपर जो है वो एक्सॉन है। तो हम एक्सॉन नहीं देख रहे हैं, हम एंड प्लेट को अभी फोकस कर रहे हैं। ठीक है, अब एंड प्लेट वाले एरिया में अंदर के तरफ क्या रहता है, प्री साइनेप्टिक वेसिकल्स रहता है, छोटे छोटे वेसिकल्स, और उनके अंदर क्या रहता है, न्यूरोट्रांसमीटर नामक केमिकल भरा हुआ रहता है। न्यूरो ट्रांसमीटर, नर्वस सिस्टम का इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने वाला न्यूरो ट्रांसमीटर मॉलिक्यूल, इतनी सी बात। कौन सा मॉलिक्यूल, उसका नाम है एसिटाइल कोलिन, ACH, एसिटाइल कोलिन नाम है इसका। तो यहां से इसके अंदर, इन वेसिकल्स के अंदर एसिटाइल कोलिन भरे हुए, राइट। और सजावट यह है कि साइनेप्स के उल्टे साइड में, उल्टा साइड कहां पड़ेगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, सीधा साइड कहां पड़ेगा, एंड प्लेट पे। क्योंकि ये साइनेप्स, ये जो खालीपन है, ये दोनों के जंक्शन बनने के कारण बना हुआ है। ठीक है, तो साइनेप्स के ऑपोजिट साइड यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द मसल सेल, जो सार्कोलेमा है, उस पर न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर्स बैठे हुए रहते हैं। रिसेप्टर मतलब हो गया, अगर ये पेंच है, स्क्रू है, तो इसका नट वहां पर है, तो ये पेंच अपने नट के साथ ही जुड़ेगा, दूसरा बड़ा या छोटा नट अगर दीजिएगा तो उसमें फिट नहीं होगा। ठीक है, तो उस तरह का स्पेसिफिसिटी होता है, वैसा सिक्योरिटी के साथ ये यहां पे बैठा होता है। किसी दूसरे मॉलिक्यूल से ये नहीं जुड़ेगा, केवल न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल से जुड़ेगा, यानी एसिटाइल कोलिन से जुड़ेगा, सिंपल। ठीक है, अब अगले डायग्राम में क्या दिखा रहे हैं बगल में, कि न्यूरॉन से एक सेंसेशन चला और वो एंड प्लेट तक आया। एंड प्लेट तक आने के वजह से क्या होगा, अब एंड प्लेट इसको रेस्पॉन्ड करेगा, इसके अनुसार काम करेगा, और इसने जो न्यूरोट्रांसमीटर्स को वेसिकल्स में जमा करके रखा था उसको बाहर निकाल देगा। तो बाहर कहां निकालेगा, साइनेप्स में, खाली जगह जो है साइनेप्स में निकालेगा। निकाला
ये जो आप व्हाइट डॉट्स देख रहे हैं ये क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स हैं जो आके अपने अपने रिसेप्टर से बाइंड करके, ठीक है। जैसे ही बाइंडिंग हुआ एक सिग्नल मिला, सिग्नल अब की बार किसको मिला, मसल सेल को, क्योंकि मसल सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे वो रिसेप्टर्स हैं। तो इंफॉर्मेशन किस तक आया, मसल सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक। मसल सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर ये इंफॉर्मेशन आते ही इसमें एक, इसको कहते हैं सेंसेशन चलना, वो सेंसेशन यहां कहलाएगा डीपोलराइजेशन। हम लोग अभी इस बात को याद रखें, डीपोलराइजेशन बराबर सेंसेशन। थोड़ा ही चैप्टर का दूरी है, इसके बाद वाला चैप्टर आपको नर्वस टिश्यू ही है, वहां पे आपको डिटेल में अच्छे से दिया हुआ है क्या नर्वस ट्रांसमिशन होता है, कैसे आगे बढ़ता है, कैसे शुरू होगा, कैसे खत्म होगा, सारा कुछ दिया है, पूरा मैकेनिज्म समझाया है। इससे थोड़ा सा धीरज रखिए, अभी बस इतना समझिए कि एक सेंसेशन आया और वो डीपोलराइजेशन के नाम से आगे बढ़ा आगे बढ़ा आगे बढ़ा, और टी ट्यूब्यूल यानी ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल के बहुत नजदीक में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहते हैं। तो ये स्पेशल टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और इनका काम है, ये देखिए, कैल्शियम आयंस को पकड़ के अंदर बंद करके रखो, ठीक है। तो जब ये सेंसेशन चलेगा और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक ये सेंसेशन यहां से चलते हुए यहां तक पहुंचेगा, तो ये रेस्पॉन्स करेगा। अब इसको अब रेस्पॉन्स करना है, ये कैसे रेस्पॉन्स करना है, जैसे वहां पे उसने न्यूरोट्रांसमीटर्स को बाहर निकाल दिए थे, ये कैल्शियम आयंस को बाहर निकालेगा। पर वहां निकलने के लिए क्या था, साइनेप्स, खाली जगह। यहां निकालने के लिए जगह है सार्कोप्लाज्म यानी मसल सेल का साइटोप्लाज्म। ये तीसरी बात, ठीक है। ये एक ही फिगर में तीन चीज को बारी बारी से दिखा दिए। आगे बढ़िए, यहां तक नोट कीजिए। यानी हम लोग क्या कर चुके हैं, बहुतायत में कैल्शियम आयन भेज दिए हैं कहां, साइटोप्लाज्म ऑफ मसल सेल। अब इसी जगह पे कौन है, तो सार्कोमेयर्स हैं। अब देखिए, इस डायग्राम को हम लोग देख चुके हैं, है ना। तो यहां अब चारों तरफ हम लोग को कैल्शियम आयंस कैल्शियम आयंस कैल्शियम आयंस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये कैल्शियम आयंस हम लोग सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से फ्लो करवाएं। अब एक चीज देखिए, द कैल्शियम आयंस हैव ए वेरी हाई affinity for the troponins। तो यहां जो आपको ट्रोपोनिन दिखाई दे रहे हैं ना, इस ट्रोपोनिन के साथ कैल्शियम आयन का एफिनिटी बहुत ज्यादा है, राइट। अब ट्रोपोनिन के साथ इतना ज्यादा एफिनिटी होने के कारण कैल्शियम आयंस का होगा क्या, देयर विल बी ए ट्रोपोनिन कैल्शियम बाइंडिंग। ट्रोपोनिन कैल्शियम बाइंडिंग टेक्स प्लेस। ट्रोपोनिन कैल्शियम आयन बाइंडिंग होगा, और इस बाइंडिंग के वजह से क्या होगा, ट्रोपोनिन डिस्टॉर्ट हो जाएगा। मतलब है क्या कि आप ऐसे समझिए कि आप 4 किलो का वजन उठाकर घर जा रहे हैं, कुछ मिला है आप घर के लिए ले जाने के लिए, तो आप लेकर जा रहे हैं। रास्ते में कोई भैया मिल गए, बोले कि बेटा जा रहे हैं, बगल में हम
है वहाँ अंकल या आंटी खड़े हैं, उनको भी तुम ये दे देना, वो भी 4 किलो का सामान पकड़ा दिए। अब उनको आप ना नहीं बोल सकते क्योंकि बहुत मानते हैं आप उनको, तब क्या करें, दे दिया है तो आप लेकर जा रहे थे। एक तो 4 किलो का वजन लेने की वजह से आपके हाथ पांव में दर्द हो ही रहा था, अलग से एक और मिल गया, तो एक्स्ट्रा वजन मिलने के वजह से अब आप बड़ा मुश्किल से अपने आप को एडजस्ट करके जा रहे हैं कि नहीं। तो इस ट्रोपोनिन का हालत वही होगा। ट्रोपोनिन पहले से किससे जुड़ा हुआ था, ट्रोपोमायोसिन से। अब कैल्शियम आके इसके साथ बाइंड कर गया ट्रोपोनिन से, ठीक है। जिस वजह से जैसे आपको बोले एक्स्ट्रा आपको 4 किलो का लोड बढ़ गया, तो आप अपने आप को बॉडी को बड़ा मुश्किल से एडजस्ट कर रहे हैं ना, और चाह रहे हैं किसी तरह से ही दे काम खत्म हो। तो एक काइंड ऑफ आपके अंदर डिस्टॉर्शन है, उसी तरह का डिस्टॉर्शन किसमें फील होगा, ट्रोपोनिन पे। और ट्रोपोनिन किससे जुड़ा हुआ है, ट्रोपोमायोसिन पे। तो जब ट्रोपोनिन पर असर होगा तो ये असर रिफ्लेक्ट किस पे होगा, ट्रोपोमायोसिन पे। नतीजा क्या होगा, ट्रोपोमायोसिन अपने जगह से डिस्प्लेस होगा, और इसका डिस्प्लेसमेंट होना है कि इसने एक्टिन फिलामेंट एक्टिन फिलामेंट के जो जी एक्टिन्स हैं उसमें जो मायोसिन बाइंडिंग साइट छिपा के रखा है, दोज विल बी एक्सपोज्ड। ये देखिए, कैल्शियम बाइंड किया ट्रोपोनिन से, कैल्शियम ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स बना, ये देख रहे हैं, कैल्शियम ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स बना। इस कॉम्प्लेक्स के बनने के वजह से क्या होगा, ये ट्रोपोनिन डिस्टॉर्ट होगा, जिस वजह से ट्रोपोमायोसिन अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाएगा। जैसे पहले जिस तरीके से जा रहे थे, अब आपके इंटरनल एडजस्टमेंट हुए, है ना। तो मतलब एक मजाक है, जैसे मान लीजिए बेचारा कोई पजामा पहन के जा रहा था काम करने, अब वजन ज्यादा पड़ा तो कमर पतला हो जाएगा, तो वो इज्जत बचाए कि वजन उठाए कि जाए आगे, उसकी समस्या समझ रहे हैं। तो हिलेगा डुलेगा, बड़ा मुश्किल से चल रहा होगा, तो ये भी बेचारा अपना जगह बदल दिया। बदले में क्या हुआ, ये देख रहे हैं, गड्ढा गड्ढा देख रहे हैं ना, ये एक इंडिकेशन है कि मायोसिन हेड के बाइंड करने के साइट को जो इसने छुपा रखा था, ये देखिए छुपा हुआ है, उसके ओर बैठा हुआ था, या कमर पे नारा लगा हुआ था, अब नारा घिसक रहा है। गॉट द आइडिया। इस तरीके से समझिएगा तो बड़े आसानी से याद रहेगा, इसीलिए ये बात बोली। नाउ डू दिस। तो नतीजा क्या हुआ कि कैल्शियम आयंस आने के वजह से अल्टीमेटली क्या हुआ, ये जो मायोसिन हेड बाइंडिंग साइट है वो हो गया एक्सपोज, ठीक है। अब देखिए, ड्यू टू द exposed myosin binding site on the actin filaments, the पहला क्या होगा, मायोसिन हेड हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस मतलब ब्रेक डाउन of a molecule with the help of water molecule, with the help of water molecule, इसको कहते हैं हाइड्रोलिसिस। और हाइड्रोलिसिस करना, हाइड्रोलाइसिस, मायोसिन हेड हाइड्रोलाइसिस one molecule of ATP. So
it gets energy to bind with the actin filament and pulls it towards itself. तो ये देखिए, दो इस तरह का धागा है, ऐसे ऐसे गया है, ऐसे ऐसे आया, दूसरा ऐसे ऐसे गया, ऐसे ऐसे आया, ठीक है, दो इस तरह का धागा है, ये है एक्टिन, ठीक है, और मायोसिन हेड ऐसे आया है, और दूसरा वाला मायोसिन हेड अभी सिर झुका के खड़ा है, राइट, और यहां अभी बैठा हुआ है एटीपी, और यहां इस एरिया से एटीपी हाइड्रोलिसिस होके बाहर निकल चुका है, टूट के बाहर निकल चुका है, ठीक है। तो ये एटीपी हाइड्रोलिसिस करके क्या किया, मायोसिन हेड एक्टिन के साथ बाइंड किया, और लाइन खींच के रखते हैं, दूसरा वाला हेड अभी इंतजार में है, ठीक है। ये सारा क्यों हुआ, क्योंकि कैल्शियम हट जाने के कारण इससे बाइंडिंग साइट खुल चुका है, ठीक है। अब एटीपी हाइड्रोलिसिस होगा और ये जाके उसके साथ बाइंड करेगा, एटीपी हाइड्रोलिसिस होगा उसके साथ जाके बाइंड करेगा, ये चीज है, ठीक। तो पहले देखिए इसका ओरिएंटेशन ऐसे था, बाइंड करने की वजह से क्या हो गया, ऐसे दिख रहा है, इसका मतलब क्या, ये ऐसे आया है, इट हैज कम लाइक दिस, इसीलिए ये अभी ऐसे दिखाई दे रहा है, पहले ऐसे था, ऐसे पड़ा हुआ था, जाके टच किया, खींचा, मैक्सिमम खींच चुका है ये हेड, और इसका एनर्जी समाप्त हो चुका है। तो अगले दौर में क्या होगा, चूंकि एनर्जी खत्म हो गया, ये हटेगा, ये एनर्जी खत्म हो गया, ये हटेगा, तो हट जाएगा, तो ये खुल के फिर वापस अपनी जगह चला जाएगा, मतलब वह रस्सी को अगर हम ऐसे खींचे और छोड़ दें, चला जाएगा कि नहीं। तो इस जगह पे रखने के लिए क्या करना होगा, ये हाथ छूट रहा है तो दूसरा हाथ लगा देंगे, इसका दूसरा हाथ लाल वाला है, ये क्यों आ जाएगा। तो अब बोल रहा है कि अब मेरा एनर्जी खत्म, ये और नीचे ले आए, है ना, इसका एनर्जी खत्म हो गया, ठीक है, ये एक्टिन है, और अब की बार दूसरा वाला मायोसिन जुड़ा, इससे छोड़िए, ये नहीं दिखाते हैं, एटीपी इससे टूटकर बाहर निकल चुका, और पहला वाला ऐसे पड़ा हुआ है, और जैसे ही ये अलग हुआ, अब इसको जा रहा है एटीपी बाइंड करने के लिए इस जगह पे, और इसका एटीपी बाइंडिंग साइट में से एटीपी बाहर निकल चुका है, टूटकर एनर्जी दे दिया है, इसीलिए ये खुल गया और ये जाके जुड़ गया,
ऐसे करके खींचे, अब इसमें ताकत नहीं है, इससे पहले कि छोड़े दूसरे से पकड़ लिया, अभी छोड़ दिए, अब इसको खींचेंगे, फिर इससे पकड़ेंगे, ऐसे करके खींचेंगे, अभी छोड़ते छोड़ते पकड़ लेंगे, लाइक दिस। समझ में आ रहा है? दो हाथ है, इन दोनों हाथ से क्या क्या कर रहा है देखिए, पहले गया पकड़ा, छोड़ा, ये पकड़ा, खींचा, फिर पहला गया पकड़ा, खींचा, फिर दूसरा गया खींचा, लाइक दिस। दिस इज हाउ इट इज गोइंग ऑन। ऐसे ऐसे जब हम लपेट रहे हैं तो अल्टीमेटली क्या होगा, चीज आगे की ओर आएगा, और ये आके कब रुकेगा, जब वो जो एज फेज था, एज जोन था, वो 0 हो जाएगा। हॉलो जोन था ना, हॉलो कर रहे थे जिसको, एज जोन, वहां पे क्या है, इधर और इधर एक्टिन बैठा हुआ है, तो मायोसिन एक्टिन को खींच रहा है तो एक्टिन इस तरफ शिफ्ट होगा, और इधर से खींच रहा है तो एक्टिन इधर शिफ्ट होगा, दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहा है, क्योंकि मायोसिन ऐसे बैठा है, मायोसिन अपने दोनों हाथ से एक एक एक्टिन को पकड़ सकता है, और ये भगवान की तरह इसके 4 हाथ है, 2 एक तरफ 2 एक तरफ, इधर से 2 पकड़ के खींच रहा है, इधर से 2 पकड़ के खींच रहा है, तो नतीजा क्या हो रहा है, नजदीक आ रहा है, और यहां तक आने के बाद अब जगह नहीं है, यहीं तक मैक्सिमम कंट्रैक्शन हुआ, और जब कहानी खत्म होगा फिर छोड़ देगा, अपनी जगह वापस चला जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? तो ये जो गया, बाइंड किया, खींचा, दिस इज कॉल्ड 1 पावर स्ट्रोक। ये डबलेट है, इसलिए 2 पावर स्ट्रोक लगाएगा, राइट? और ये प्रोसेस चलता रहेगा तब तक जब तक कि कैल्शियम अवेलेबल है, तब तक जब तक कि एटीपी अवेलेबल है। जैसे ही दोनों में से एक कम होगा, समाप्त। गॉट द आइडिया? अब इसको पूरा कीजिए। अब देखिए, इसी को हम लोग डायग्राम से, मतलब जो इमेज है उससे कैसे शो करते हैं। इसी चीज को यहां दिखाया गया है। देखिए, कैल्शियम रिलीज हुआ, दिस इज द फर्स्ट। आइए, कैल्शियम रिलीज हुआ, कैल्शियम रिलीज होने के कारण क्या हुआ, ये जाके बाइंड किया, है ना, मायोसिन हेड जाकर बाइंड किया एक्टिन बाइंडिंग साइट से, ठीक। एक्टिन बाइंडिंग साइट से बाइंड करने के बाद एडीपी, एटीपी एडीपी में खर्चा मतलब बदल गया, एटीपी रिलीज होगा। अब ये क्या किया, देखिए, बेंड करके ये अपने आप को इसको खींचा, राइट। अब एडीपी एक्सचेंज होगा एटीपी से, तो ये इसको छोड़ देगा, ठीक है। ये देख रहे हैं, एटीपी बाइंड किया, ये इसको छोड़ा, फिर मतलब इसका एनर्जी खत्म हो गया, तो ये इसको लीव आउट कर गया। लीव आउट करने के बाद फिर जब एटीपी टूटेगा, एटीपी हाइड्रोलिसिस होगा, तो फिर से जाएगा ये बाइंड करने के लिए, ठीक है। ये एक वाले आर्म का, ये सिंगल आर्म का दिखाया, जैसे अगर ये ग्रीन वाला या येलो जो कहिए, इस कलर का जो हम लोग देख रहे हैं ना, ग्रीन येलो का मिक्सर है, इस कलर से अगर हम देख रहे हैं, लाइट ग्रीन वाला जो है ये बाइंड किया है, इसके साइकिल को ये बता रहा है किसी एक का, पर हम आपको दोनों का बताए। जैसे ही एक छोड़ेगा, दूसरा अगर नहीं जाएगा इससे बाइंड करने, तो मसल फाइबर छीट के निकल जाएगा ना, वापस अपनी जगह पे चला जाएगा। तो बने रहने के लिए जैसे ही एक इसको छोड़ता है, दूसरा जाता है इसको पकड़ने के लिए, तब तक में पहले को मौका मिल जाता है, फिर पहला जाता है उसको बांधने के लिए, तब तक में दूसरा छोड़कर फिर पहले को इसको खींचता है। इस तरीके से ये बाई वे बाई डायरेक्शनल प्रोसेस है, पर ये किसी एक के लिए बोल रहा है। यहां देखिए, जब इसके साथ, जब इसने एटीपी हाइड्रोलिसिस किया, एटीपी ज्वाइन किया, एटीपी ज्वाइंट हालत में इसके साथ जुड़ा, उसके बाद इसको खींचा,
अपनी जगह से डिस्प्लेस करके इस तरफ लाया, लाने के बाद अब क्या होगा, अब एनर्जी खत्म हो चुका, जितना एनर्जी मिला था। अब एडीपी छूट कर निकलेगा इससे और एटीपी आके इससे ज्वाइन करेगा। जब ये छूट कर निकलेगा तो एटीपी इससे ज्वाइन करेगा। अब बारी है एटीपी के टूटने की, टूटने के बाद फिर इससे एडीपी ज्वाइन करेगा, फिर ये जाएगा बाइंड करने। इस तरीके से एक आर्म का ये साइक्लिकल प्रोसेस चलता रहता है। आई बात समझ में? यही बात यहां बोला गया है। कोई दिक्कत, कोई डाउट यहां पे है तो पहले ही बोल के रखिए। नहीं, ये है पावर स्ट्रोक। ये है पावर स्ट्रोक। अब एक काम कीजिए, सबके पास बुक है, उस पोर्शन को निकालिए। मोटा वाला धागा मायोसिन, और पतला वाला धागा एक्टिन। ये है जेड लाइन, ये है जेड लाइन, ये है एम लाइन। ठीक है। मसल जब कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो ये इस तरफ खिंचाएगा और ये इस तरफ खिंचाएगा। बोलिए, जब इसके साथ मायोसिन हेड बाइंड किया होगा ऐसे, तो इसको खींचेगा ना इधर। उसी तरह यहां पर जब मायोसिन हेड बाइंड किया, इसको इधर खींचेगा। सेम चीज नीचे वाले के साथ भी होगा। तो देखिए, तो एक चीज, पहले गैप कितना था, इतना बड़ा था। अब गैप कितना है? क्यों गैप छोटा हो गया? क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो जेड लाइन यहां पर था, अब घिसक के यहां आ गया। तो ये पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन है, 100% नहीं हुआ, और रिलैक्स भी नहीं है। ये रिलैक्स स्टेट है, ये कॉन्ट्रैक्शन गोइंग ऑन। ये है रिलैक्स्ड स्टेट, और यहां कॉन्ट्रैक्शन गोइंग ऑन।
अब देखिए तो यहां पे जगह स्पेस है नहीं है, ये है मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन, और उसके बाद जब कॉन्ट्रैक्शन खत्म होगा वापस अपने रिलैक्स स्टेट पे पहुंच जाए। ठीक है, तो ये फिगर है डायग्राम showing progress of muscle contraction। ये है डायग्राम शोइंग प्रोग्रेस ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अब इस मसल कॉन्ट्रैक्शन से रिलैक्स, ये कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज में है, अब रिलैक्स स्टेज में आना होगा। कैसे आएगा? तो उन कारणों को हटाना होगा जिसके वजह से कॉन्ट्रैक्शन हुआ था। तो अभी इंस्टेंटली क्या समझ में आ रहा है, क्या कारण है जो कॉन्ट्रैक्शन हो पा रहा है? सोच के देखिए, क्या ऐसा कारण है जिस वजह से कॉन्ट्रैक्शन हो पा रहा है? एटीपी? चलिए एटीपी नहीं होगा यहां कारण, कॉन्ट्रैक्शन रुकने का एटीपी कारण नहीं होगा। और सोचिए, आप सोच सकते हैं एटीपी की कमी हो गई कॉन्ट्रैक्शन बंद हो जाएगा, हम कहेंगे नहीं, हेल्दी कंडीशन है, एटीपी का कोई कमी नहीं है। अब कैसे, अब दूसरा उपाय सोचिए कैसे कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो। कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या जरूरी था? मायोसिन हेड का एक्टिन के साथ बाइंड करना, है कि नहीं? और मायोसिन हेड एक्टिन के साथ क्यों बाइंड कर पा रहा था? क्यों बाइंड कर पा रहा था? पहले काहे नहीं कर पा रहा था? क्योंकि वो जगह छुपे हुए थे, क्योंकि वो जगह मास्क थे। किसने मास्क करके रखा था? ठीक, ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन ने उन्हें छुपा कर रखा हुआ था, और ट्रोपोमायोसिन को वहां से हटाया कौन? ट्रोपोनिन। कैसे? डिस्टॉर्ट हो गया, बोले नहीं पैजामा संभाल रहा है बेचारा। हाँ, तो उसके साथ कैल्शियम आके जुड़ा था, इसीलिए उसमें डिस्टॉर्शन आया था। तो अल्टीमेटली आपको करना क्या होगा? कैल्शियम हटाना होगा। तो कैल्शियम क्यों आया था? अब वहां पर आइए, क्यों आया था? कैल्शियम क्यों आया था? क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर आया था। न्यूरोट्रांसमीटर के बाइंड करने के वजह से कैल्शियम बाहर निकला था। तो न्यूरोट्रांसमीटर को हटा दीजिए, तो ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी। न्यूरोट्रांसमीटर हटा दीजिएगा तो सेंसेशन यहां तक आना बंद कर देगा। बंद कर देगा तो कैल्शियम को वापस बुलाने का संदेशा मिल जाएगा, ये कैल्शियम को खींच लेगा, कहानी खत्म। अब यहां पे सवाल है, न्यूरोट्रांसमीटर हटेगा कैसे? बाइंड तो कर गया है, हटेगा कैसे? तो न्यूरोट्रांसमीटर आते रहेंगे और तब तक वहां पर रहेंगे जब तक यहां से सिग्नल इसको मिलता रहेगा, न्यूरॉन को। जब तक न्यूरॉन को सिग्नल मिलता रहेगा तब तक ये न्यूरोट्रांसमीटर छोड़ता रहेगा और न्यूरोट्रांसमीटर अपने रिसेप्टर से बनता रहेगा। तो पहले क्या करना होगा? यहां से सिग्नल लाना बंद करना होगा। तो ये तो हमारे मर्जी का गुलाम है। ब्रेन बोला नहीं, वहां नहीं रहेंगे, इधर आएंगे, अभी वहां नहीं रहेंगे, हम सो जाएंगे, रिलैक्स होगा, है ना? ब्रेन ने यहां सेंसेशन पहुंचाना बंद किया। बंद किया तो अब इसमें से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज नहीं होगा, लेकिन जो बैठा हुआ है उसको कैसे हटाएंगे, ये क्वेश्चन है। चलिए तो मेन मुद्दे पर आए। The sensation from brain when
stops to reach the neuromuscular junction, NMJ. NMJ हो गया neuromuscular junction. The sensation from brain when stops to reach the neuromuscular junction. नतीजा क्या होगा? No more release of neurotransmitters. ठीक है? The remaining बचा हुआ, the remaining neurotransmitter जो कि ACH है, एसिटाइल कोलिन, is broken down, ये तोड़ दिया जाता है, is broken down, and so it leaves, जब ये टूट जाएगा तो छोड़ देगा, it leaves the receptor on the sarcolemma. At synapse. साइनेप्स पे सार्कोलेमा के साथ जहां न्यूरॉन साइनेप्स बनाया था, वहां पर जो बचा हुआ न्यूरोट्रांसमीटर है वो जब टूट जाएगा तो क्या नतीजा होगा? रिसेप्टर फ्री हो जाएंगे. जब रिसेप्टर फ्री हो जाएगा तो कोई भी सेंसेशन अब साइटोप्लाज्म ऑफ द मसल सेल नहीं जाएगा, टीट्यूब्यूल के थ्रू नहीं जाएगा. Stoppage of further sensation यानी depolarization, sensation यानी depolarization to the sarcoplasm, या सीधे कर दीजिए सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. Hence it now calls back the calcium ions from the sarcoplasm by active transport. एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी एनर्जी खर्चा करके जितना कैल्शियम आयन को बाहर भेजा था साइटोप्लाज्म से, सबको वापस बुला लेता है. हेंस troponins become free from calcium ions and get back to the original position. यहां तक नोट कीजिए टॉपिक. Thus the tropomyosin is now
बात नहीं, masking again the myosin binding sites on the actin and the muscle comes back to the original state. Muscle comes back to the original state.